पिछले 3 दशक से कश्मीर के अलगाववादी आजादी का फरेब रचकर कश्मीरी युवाओं को भटकाते रहे हैं। बम, बंदूक और पत्थर से जन्नत के माहौल को बिगाड़ा है। लेकिन अब पाकिस्तान के प्यादे अलगाववादियों की एक नहीं चलेगी। उनकी सारी पोल पट्टी खुलने का वक्त आ गया है। वो हिंदुस्तान की रोटी खाते रहे और राग पाकिस्तान का गाते रहे। कश्मीर के बच्चों से कलम छीनकर उन्हें आतंक का हथियार थमाते रहे। खुद तो हिंदुस्तान के पैसों पर सुरक्षा तामझाम में रहते हैं और कश्मीर के चप्पे चप्पे को आतंक की आग में झुलसाते रहे। पिछले 4 दशक में अलगाववादियों की फहरिस्त जितनी लंबी हुई उतना ही संगीन है इनका गुनाह, क्योंकि इनकी ताकतों के दम पर पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की आग भड़काता रहा और अब एक एक चेहरे का काला चिट्ठा खुलने लगा है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनके मन में डर होना चाहिए। हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर नहीं है। जो भारत को तोड़ना है, तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही अमित शाह का फोकस जम्मू कश्मीर पर है। आतंक के सफाये के साथ उनके रडार पर आ गए हैं घाटी के अलगाववादी, जो कश्मीर की नई सुबह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इन्हीं अलगाववादियों का असली चेहरा सामने लाने के लिए पोल खोल अभियान शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत गृह मंत्रालय उन अलगाववादी चेहरों की पूरी कुंडली खंगाल रहा है जिन्होंने टेरर एजेंडे का टूल बनकर खुद तो अरबों की दौलत खड़ी की और अपने बच्चों को विदेशों में भेजा, वहीं घाटी के बच्चों के मुस्तकबिल में आतंक का पत्थर थमा दिया। घाटी के 130 हुर्रियत नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 112 अलगाववादियों के परिवार के लोग विदेशों में बस चुके हैं। लिस्ट में ये भी बताया गया कि विदेशों में अलगाववादियों का परिवार कितनी आलीशान जिंदगी गुजार रहा है और वो किसी भी अलगाववादी आंदोलन में शिरकत नहीं करते। हुर्रियत के टॉप 10 नेताओं की संपत्ति को भी खंगाला जा रहा है। कश्मीर के अलगाववादी चेहरों के पाखंड का खुलासा होने लगा है। इससे धोखेबाज पाकिस्तान के मोहरों का एक एक सच सामने आएगा। पाकिस्तान से मिले टुकड़ों के बदले अलगाववादी नेता कश्मीर में लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। आतंकवादियों को हथियार और पैसा मुहैया कराने की जिम्मेदारी अलगाववादी नेताओं की ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मदद इन अलगाववादी नेताओं ने अपनी ही की है। अलगाववादी नेताओं की कश्मीर से लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी अकूत संपत्ति है। इनके परिजन विदेशों में सेटल हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी बच्चों को इन्होंने मौत के खेल में झोंक दिया है। कश्मीर की माटी से अलगाववादियों का कोई सरोकार नहीं है, ये सब जानते हैं, वरना आए दिन कश्मीर यूं लूहलुहान नहीं होता। ये उपद्रव करा करा के इस तरीके से पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि इनमें से कई लोग जो है एक्सटॉर्शन में भी काम करते हैं, कईयों की मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम धंधा है, कईयों को पाकिस्तानी उच्चायोग से पैसे मिलते रहते हैं, विदेशी ताकतों से पैसे मिलते रहते हैं। और तो ये दिखला रहा है और ये लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जब सैयद अली शाह गिलानी या मीर वाइज़ आपको बोलते हैं कि आप हड़ताल करो या पत्थर फेंको, अपनी रोजी रोटी को, आपकी जो जीविका का साधन है उसको जो है अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो है अपने बच्चों को इन उपद्रवों से दूर रखते हैं, तो ऐसे लोग कैसे लोगों के नेता हो सकते हैं? इनकी हकीकत जो है दुनिया को दिखाई जाए। अलगाववादी ही सबसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से कश्मीरी युवा कभी दहशतगर्दों के साथ खड़ा हो जाता है तो कभी देश विरोधी नारेबाजी करता है। अब इन्हीं चेहरों का सच दुनिया के सामने आने लगा है। हालांकि इस वक्त घाटी के कई अलगाववादी या तो नजरबंद हैं या फिर जेल में हैं। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने सरकारी सुरक्षा वापस ले ली और अब काला चिट्ठा खुल रहा है तो कई और दबेराज बाहर आएंगे। आतंकवादियों को समर्थन देने वाले सभी लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत जितना गत सरकार के समय में डाला गया है, इतना आजादी के बाद
कभी नहीं डाला गया। प्रिवेंटिव अरेस्ट को बढ़ाई गई। अलगाववादी ही सबसे बड़े कारण है जिनकी वजह से कश्मीरी बच्चे और युवा विरोध करने के लिए सड़कों पर दिखते हैं और देश विरोधी नारेबाजी करते हैं। अब इसी जमात की पोल खुली है। आइए आपको दिखाते हैं कि कश्मीरी अलगाववाद के कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। सबसे पहला चेहरा देखिए, ये चेहरा है मीरवाइज उमर फारूक का। मीरवाइज उमर फारूक, इनके बारे में बताया जाता है कि ये सबसे लिबरल लोगों में से अलगाववादी सोच, लेकिन किसी भी अलगाववादी की सोच कभी भी लिबरल नहीं हो सकती और मीरवाइज उमर फारूक अंततः पाकिस्तान के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते हैं। आसिया अंद्राबी, जो कि हाफिज सईद की बहन है, जिनके बारे में हाफिज सईद कई बार बातें करते हैं अपनी तकरीरों के अंदर, वो आसिया अंद्राबी अपने बच्चों को विदेश में रखती है। शब्बीर शाह, जो कि अफजल गुरु का सबसे बड़ा हमदर्द है, उसकी भी यही कहानी है। यासिन मलिक, JKLF का फाउंडर, और यही यासिन मलिक जिसके हाथ कई कश्मीरी पुलिस वालों के खून से रंगे हुए हैं। और अगला नाम है सैयद अली शाह गिलानी का, जो समय समय पर पाकिस्तान के गुण गाते हैं। आप प्लीज देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक दो नहीं बल्कि पूरी जमात है जिनके अपने तो विदेशों में ऐश काट रहे हैं, जबकि कश्मीरी बच्चे इनके कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं। घाटी में अलगाववादियों का फरेब देखिए। पाकिस्तान के एक इशारे पर उनका चाल, चरित्र और चेहरा कैसे भारत विरोधी हो जाता है, उसकी गवाह है कश्मीर घाटी की ये 3 तस्वीरें। अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने वाले अलगाववादी घाटी के स्कूलों को जलवाते रहे हैं। जहरीले भाषणों से आजाद कश्मीर का ढोंग करने वाले टॉप अलगाववादी नेताओं के परिवार का दूर दूर तक कश्मीर से कोई नाता ही नहीं है। हुर्रियत का आका मीरवाइज उमर फारूक, इसकी बहन अमेरिका में रहती है। खुद मीरवाइज भी अक्सर अमेरिका में रहता है। वो तभी कश्मीर आता है जब अशांति फैलानी होती है। सैयद अली शाह गिलानी, इनका पोता सऊदी अरब में रहता है। आसिया अंद्राबी के दोनों बेटे विदेश में हैं। एक मलेशिया में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। महिला अलगाववादी फरीदा दुख्तरान मिल्लत की नेता हैं। उनका बेटा रूमा मकबूल दक्षिण अफ्रीका में है। बिलाल लोन, इसकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है। तहरीके हुर्रियत का चेयरमैन अशरफ सहराई, इनके 2 बेटे खालिद आबिद सऊदी अरब में रहते हैं। वहीदत इस्लामी के नेता निसार हुसैन, बेटा और बेटी ईरान में रह रहे हैं। देखिए, जितने भी कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं या वहाँ के बड़े पॉलिटिशियंस हैं, तमाम के बच्चे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल के अंदर पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम उनके फेवरेट डेस्टिनेशन हैं, जहाँ वहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर जो पत्थर फेंकने वाले, जैसा आपने नाम लिया, उनकी जमात में वो शामिल हो जाएं। तो इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं वेल सेटल करने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए। कश्मीर में हालात चाहे जो हों, लेकिन अलगाववादी नेता और उनके परिवार वाले आलीशान जिंदगी गुजारते रहे हैं। उनके अपने बच्चे देश और विदेश में पढ़ाई और शानदार नौकरियां कर रहे हैं। वो कभी किसी आंदोलन में शिरकत नहीं करते। पाकिस्तान को कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए मोहरे चाहिए थे और अलगाववादी नेताओं ने आज़ाद भारत के सबसे अहम हिस्से यानी कश्मीर की आज़ादी का एक फरेब रचा। इस चक्रव्यूह में आम कश्मीरी फंसते चले गए और कश्मीर में आतंकवाद एक नासूर बन गया। ये अलगाववादी नेता आज भी आतंकवाद का सॉफ्ट चेहरा कश्मीर में बने हुए हैं और लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थर उठाने वाले कश्मीरी युवा अब क्या इन अलगाववादियों से पूछेंगे कि उनके स्कूलों को क्यों जलाया गया? क्या जो गरीब कश्मीरी विदेश में पढ़ाई की हैसियत नहीं रखता, क्या उसे घाटी में बेहतर तालीम का हक नहीं है? ये कौन सा अलगाववाद है कि खुद का परिवार तो विदेशों में मौज काट रहा है और कश्मीरी जनता आतंक के साए में जीने को मजबूर है? वहाँ के जनमानस के सामने हकीकत को लाना है कि आप जो वहाँ के युवा हैं उनका तो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं कि उनको पढ़ने नहीं दे रहे, उनको पत्थरबाजी जैसे गैर कानूनी और जो सामाजिक रूप से दुष्कर्म हैं उनको करने पर प्रेरित कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को यहाँ से दूर
सेफ एनवायरनमेंट्स में भेज रहे हैं, इतना पैसा आपने कमा लिया इन्हीं गतिविधियों से कि आप अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं। ये न्यू इंडिया में शाह नीति का असर है कि 3 दशक तक जो अलगाववादी राज दबाए बैठे थे उसकी पोल खुलने लगी है। सरकारी पैसों पर ऐश करने वाले अलगाववादियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। टेरर फंडिंग केस में एक-एक राज बेनकाब हो रहे हैं। घाटी की आवाम का दिल हम जीतेंगे, उसको गले हम लगाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बाकी कोई पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, मगर करने में अंतर है और उसके परिणामों के भी अंतर आता है। हम तो छोड़कर निकले हैं साहब, और कश्मीर के लिए निकले हैं, घाटी के लिए निकले हैं, कश्मीर की जनता के लिए। कश्मीर में आतंक का सफाया, घाटी के विकास पर फोकस, बॉर्डर पर किलेबंदी, पाकिस्तान परस्त ताकतों पर शिकंजा। गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही अमित शाह ने कश्मीर एजेंडा साफ कर दिया और इस मिशन को धार देने के लिए पूरे एक्शन मोड में हैं। 26 जून को जब बतौर गृह मंत्री पहली बार अमित शाह कश्मीर घाटी के दौरे पर गए थे, तब अलगाववादी जमात के सभी बड़े नेता अपनी मान में ही छिपे रहे। 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई अलगाववादी कश्मीर बंद बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, किसी भी अलगाववादी ने कोई बयान भी जारी नहीं किया। ये न्यू इंडिया में आतंक के खिलाफ आक्रामक रणनीति का असर है, जिससे कश्मीर में नई सुबह की उम्मीद बंधी है। जमायत इस्लामी पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया? किसको खुश करना चाहते थे आप? ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध लगाकर उसकी कैडर को आज नष्ट कर दिया। आतंक की जड़ तक पहुंचने के लिए अलगाववादियों पर शिकंजा जरूरी है। अमित शाह का ये एक्शन प्लान है। दरअसल जन्नत की फिजा में पत्थरबाजी और हिंसा को हवा देने में अलगाववादियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कलम की जगह बच्चों के हाथों से पेट्रोल बम भी फिकवाए, और ये सब हुआ पाकिस्तान के इशारे पर। चेहरे पर नकाब और हाथों में पत्थर। कश्मीर घाटी की तारीखें गवाह हैं कि साउथ कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में पत्थरबाज कई बार रोड़ा बने। – 2018 में श्रीनगर, शोपियां, अनंतनाग, त्राल में 40 से ज्यादा बार पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। जिन अलगाववादियों के बच्चे विदेशों में ऐश काट रहे हैं, उन्हीं अलगाववादियों ने कश्मीर के बच्चों को पत्थर फेंकने के लिए उकसाया, कश्मीरियों को आतंक की आग में झोंक दिया। पाकिस्तान के इशारे पर अलगाववादियों का ये वो हथकंडा रहा जिसने कश्मीर के युवाओं को उकसाकर सुरक्षा बलों के सामने खड़ा कर दिया। अलगाववादी नहीं चाहते कि घाटी में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और एजेंडा ध्वस्त हो, तभी तो पाकिस्तान में बकायदा प्लानिंग रची गई और मोहरा बने ये कश्मीरी अलगाववादी। इसके लिए रेड भी फिक्स किए गए थे। 2017 में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह हिंसा फैलाने के लिए रेड भी फिक्स किया गया था। पेट्रोल बम बनाने का रेट 700 रुपए, पत्थरबाजी का रेट 500 रुपए, शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी करने के लिए 1000 रुपए। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो टेरर फंडिंग के नाम पर पैसा आ रहा है, ये लोग अपने इस्तेमाल में भी उसको लगा रहे हैं। और जैसा आपने बताया, पत्थर फेंकने वाले लड़कों को भी पैसे बांटे जाते हैं। जैसा बताया कि फ्राइडे के अंदर, चूँकि उस दिन फ्राइडे प्रेयर होती है, तमाम जो कश्मीर है वो मस्जिद में प्रेयर करने के लिए आते हैं, तो उसमें इस तरह के बच्चों को भटकाने के लिए पैसे देकर इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती रही हैं। अब इसमें कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। टेरर फंडिंग केस की जांच में भी ये पता चला कि घाटी में पत्थरबाजी को हवा देने के लिए सरहद पार से रुपया पानी की तरह बहाया गया। इसका पर्दाफाश इस तरह हुआ। अप्रैल 2017 में आईबी ने एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने घाटी में सैयद अली शाह गिलानी समेत कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को 800 करोड़ रुपए डंप किए। फंड का इस्तेमाल पत्थर और पेट्रोल बम फेंकने के लिए किया गया।
टेरर फंडिंग की जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है NIA की इन्वेस्टिगेशंस में, CBI की इन्वेस्टिगेशंस में, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं उसमें बिल्कुल तय हो चुका है कि ना केवल पाकिस्तान से बल्कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ से इस तरह की फंडिंग्स इन नेताओं को गाहे बगाहे आती रहती है, और इस तरह के तमाम सबूत वहाँ पर मिले हैं। दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पाकिस्तान टेरर एजेंडा तोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि बौखलाए पाकिस्तान ने पत्थरबाजी कराने की गहरी साजिशें रची, जिससे आतंकी मंसूबा पूरा हो सके। 2018 में खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ISI ने एक कश्मीरी कमेटी का गठन किया। कमेटी में ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को जोड़ा गया। इसके जरिए आतंकी हमले, पत्थरबाजी, घुसपैठ को हवा देने की प्लानिंग थी। कमेटी में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हुर्रियत के कई नेताओं को शामिल कराया गया। पाकिस्तान में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल आतंकी संगठनों का वो कुनबा है जिसमें लश्कर, हिजबुल और जैश जैसे आतंकी संगठन जुड़े हैं। इसी कुनबे के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आया है। भले ही पाकिस्तान भुखमरी की हालत में हो, लेकिन आतंक को बढ़ाने के लिए वो पैसा पानी की तरह बहाता है। कश्मीर में आतंकी हमलों के वो अलगाववादियों के जरिए पैसा डंप कराता है। इसका खुलासा टेरर फंडिंग में हो रही जांच के माध्यम से हुआ है। पिछले 2 सालों में आतंक की फंडिंग पर जिस तरीके से शिकंजा कसा गया, उससे घाटी में बैठे पाकिस्तान के प्यादे भी बेनकाब हो गए और 4 बड़े अलगाववादी टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। इनमें पहला नाम है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आका यासिन मलिक का। यासिन ही वो अलगाववादी है जो घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान का टूल बना। 90 के दशक में भारतीय जवानों की हत्या में वो शामिल रहा। तिहाड़ में बंद दूसरा कट्टर अलगाववादी है मसर्रत आलम। इसने पाकिस्तान के हवाला गैंग के साथ जुड़कर घाटी में पत्थरबाजी और हिंसा को हवा दी। आसिया अंद्राबी भी NIA की गिरफ्त में आ चुकी है। आसिया का पाकिस्तान कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। हाफिज सईद उसे खुले मंचों से बहन बोलता रहा है। आसिया को सीधे पाक खुफिया एजेंसी ISI से फंड मिलता था। तिहाड़ में बंद चौथा अलगाववादी है शब्बीर शाह। अफजल का कट्टर समर्थक शब्बीर शाह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था शब्बीर शाह। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकवादियों की कमर तोड़ी तो NIA के टेरर फंडिंग पर एक्शन ने अलगाववादियों की। अब हालत ये है कि अलगाववादी नेता अपने शाही खर्चे पूरे करने और आतंकवादियों की मदद करने के लिए आम कश्मीरियों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अब कश्मीर की आवाम को ये समझना ही होगा कि 2 मोहे सांप कश्मीरी नागरिकों से लिए गए पैसे से उन्हीं की जन्नत में आग लगा रहे हैं। NIA जांच में पाकिस्तान और गल्फ देशों से आने वाले आतंक के पैसों की कड़ियां टूटी। इसके बाद घाटी में कई जगहों पर छापेमारी कर NIA ने सबूत इकट्ठा किए। टेरर फंडिंग मामले में NIA ने 2017 में केस दर्ज किया था। 56 से ज्यादा अलगाववादी जांच का सामना कर रहे हैं। 13 अलगाववादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ऐसे हालात में एजेंसियों ने जो इनके हवाला जो ट्रांजैक्शंस थे उन पे काफ़ी असर किया है, और जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन हुआ, मेरा ये मानना है डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उसने जो गैर कानूनी पैसा जो सर्कुलेट होता था उसको काफ़ी हद तक रोक दिया है। तमाम अलगाववादी नेता जांच के घेरे में हैं। मीरवाइज उमर फारूक से पूरे मामले में पूछताछ हो चुकी है। सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पहली बार अलगाववादी नेताओं के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए टेरर के हर रूट पर प्रहार करना जरूरी है। देखिए, जब इंटरसेप्शन पर इनके फ़ोन लगाए गए, उनके ऊपर गुप्त रूप से जानकारी हासिल की गई, जो उनके पाक के साथ रिलेशन थे, जो उनके साथ आमतौर पर बातें हो रही थी, जब वो बातें इंटरसेप्ट की गई, सुनी गई, और जब उनके बैंक्स डिटेल्स खंगाले गए तो पता लगा कि उनके बाहर के विदेशों के साथ में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं।
अलगाववादी कभी भी कश्मीर के हितैषी नहीं हो सकते। ये कश्मीरियत के दुश्मन हैं और इंसानियत के भी, क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाया जा रहा था तब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर अलगाववाद का चक्रव्यूह तैयार कर रहे थे, जिसका दंश देश आज भी झेल रहा है। 90 का वो दशक जब यासिन मलिक और शब्बीर शाह जैसों के अंदर का आतंकी जाग उठा था। बम और बारूद के दम पर कश्मीर में इंसानियत को रौंदने की बड़ी साजिशें हुई थी। घाटी में कश्मीरी पंडितों पर बर्बरता की सारी सीमाएं टूट चुकी थी और उन्हें बसा बसाया आशियाना छोड़ने पर मजबूर किया गया। आतंक और खौफ के उसी साए में अलगाववाद की चिंगारी भड़की थी। वो तारीख थी 13 जुलाई 1993। जन्नत की यही वो काली तारीख थी जब आतंक के साए में पहली बार ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वजूद में आया था और वजूद में आने के साथ हुर्रियत ने चुनाव को लेकर भारतीय राजनीति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और इसकी शुरुआत हुई थी 1987 के चुनाव से। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। चुनाव में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की ताकत सिमट गई थी। घाटी में घटते जनाधार से घबराया यूनाइटेड फ्रंट चुनाव का विरोध करने लगा और इसी विरोध का असर ये हुआ कि हुर्रियत को पांव जमाने का मौका मिला और पाकिस्तान को कश्मीर में अपने प्यादे यानी सैयद अली शाह गिलानी जैसे चेहरे मिल गए, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान आज भी आतंक की आग भड़काता है। अलगाववादी जमातों के वजूद में आने के महज 2 साल के अंदर कई छोटे छोटे कुनबे भी हुर्रियत में शामिल होने लगे। ये वो साल था जब आखिरी बार जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ था। इधर घाटी में अलगाववाद को हवा मिली, उधर कश्मीर घाटी में आतंकी हमले बढ़ने लगे। इसके साथ ही कश्मीर बंद, चुनाव बहिष्कार की धमकी और भारत विरोधी नारेबाजी की घटनाएं भी बढ़ी और सब हो रहा था पाकिस्तान के इशारे पर। ये वो साल था जब पाकिस्तान ने अपना टेरर एजेंडा बढ़ाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक आतंकी को पोस्टर बॉय बनवाया। दरअसल हुर्रियत के 2 फ्रंट बने, जिसमें एक की कमान मिली मीरवाइज उमर फारूक को और दूसरे फ्रंट यानी गरम दल की कमान यासिन मलिक को मिली। वो यासिन मलिक जिसने आतंकी बनने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली थी, जिसके हाथ बेगुनाह भारतीयों के खून से रंगे थे। मगर इस्लामाबाद की साजिशों को धार देने के लिए अलगाववादियों ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था और पिछले 2 दशक में अलगाववाद का ये नासूर कश्मीर घाटी को अंदर ही अंदर खोखला करता रहा। तो देश के गद्दारों को ये समझ लेना चाहिए कि अब उनकी खैर नहीं। खोज खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।